तब हमीदुल्लाह खान ने कहा कि ठीक है, आपके कहने पर मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देता हूँ, बट मेरी भी एक शर्त है। उन्होंने हरमत सिंह से कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ, ये लो एक ब्लैंक पेपर जिसपे मैंने पहले से ही साइन कर दिया है, तुम्हारी जो भी डिमांड्स हो सारी की सारी इस पर लिख दो, तुम्हारी सारी की सारी डिमांड्स एक्सेप्ट होंगी, वो भी बिना किसी कंडीशन पे। सरदार पटेल ने हरमत सिंह से कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हरमत सिंह ने कहा कि हाँ पता है सर। तब हरमत सिंह ने जिन्ना से कहा कि मैं आपके बिहेवियर से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। 22 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के पीएम लॉर्ड एटली ने डिक्लेयर किया कि जून 1948 से पहले पहले इंडिया को आज़ादी दे दी जाएगी और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हाथों में नए इंडिया की लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 जून 1947 को इंडिया के लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान को इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत पंजाब और बंगाल का पार्टीशन किया जाना था। एक एक हिस्से को अलग करके पाकिस्तान बनाया जाना था और दूसरा हिस्सा इंडिया के हिस्से में आना था। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया गया, जिसमें क्लियर हो गया कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट देश बन जाएगा। It's the first anniversary of the declaration of the Republic and detachments of India's forces marched down Delhi's Kingsway. लेकिन इसके साथ ही इस एक्ट में 2 प्रोविजंस और रखे गए। एक तो था सेटअप ऑफ रेडक्लिफ कमीशन, जो कि पंजाब और बंगाल के पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना था, और दूसरा था प्रोविजन ऑफ लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी। इस लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी ने नए भारत के सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी थी, और ये समस्या इतनी बड़ी थी कि अगर इसे टाइम रहते ना सुलझाया जाता तो शायद आज आजाद भारत कभी अस्तित्व में ही ना होता और इसकी जगह पर कई अलग अलग देश होते। लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी को समझने से पहले हमें प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटेसी को समझना होगा। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे तब कई सारे छोटे छोटे रिवोल्ट्स हुआ करते थे, लाइक सेंथल रिवोल्ट, मुंडा अपराइजिंग एंड अदर ट्राइबल्स एंड पीजेंट रिवोल्ट्स एटसेट्रा। बट ब्रिटिशर्स बहुत आसानी से इन रिवोल्ट्स को सप्रेस करने में कामयाब रहते थे। लेकिन फिर एक बड़ा रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857। इस रिवोल्ट से ब्रिटिशर्स को भारी नुकसान पहुंचा, बिकॉज ये रिवोल्ट सिर्फ ट्राइबल्स और पीजेंट तक सीमित नहीं था, बल्कि इस रिवोल्ट में इंडिया के कई सारे राजघराने और जमींदार भी शामिल थे। तो इस रिवोल्ट से ब्रिटिशर्स ने ये सीख ली कि अगर हम इन राजघरानों और जमींदारों को अपने साथ मिला ले तो हम फ्यूचर में ऐसे रिवोल्ट को होने से रोक सकते हैं, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटेसी, जिसके तहत सभी राजाओं और जमींदारों के साथ एक संधि हुई। इस संधि में ये शर्त रखी गई कि जिस भी एरिया पे जिस राजा या फिर जमींदार का रूल चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, और इन एरियाज के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स राजाओं और जमींदारों के पास ही रहेगी। लेकिन इन रीजन्स के फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस सब्जेक्ट्स ब्रिटेन के हाथों में रहेंगे, और ट्रेड एंड कॉमर्स राइट्स भी ब्रिटेन के पास रहेंगे। यानी इन एरियाज पर अब ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल की बजाय इनडायरेक्ट रूल चलेगा, और ये रीजन्स जो प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंटेसी के तहत ब्रिटिश रूल के अंडर थे उन्हें बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स। तो 1947 में इंडिया में टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, और इन्हीं स्टेट्स के लिए लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी का प्रोविजन रखा गया था। यानी लैप्स ऑफ पैरामाउंटेसी के तहत ये घोषणा की गई कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल इंडिया से खत्म हो जाएगा। उसके बाद सभी प्रिंसली स्टेट्स के पास 2 ऑप्शंस होंगे कि या तो वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से किसी एक के साथ मिल जाए, और या फिर वो अलग ऑटोनोमस टेरिटरी का गठन भी कर सकते हैं। और इस प्रोविजन के बाद लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स ने अलग आजाद टेरिटरी बनाने का क्लेम किया। अब इंडियन लीडर्स के सामने ये सबसे बड़ी समस्या बनके खड़ी हो गई थी, बिकॉज कई वर्षों के संघर्ष के बाद तो आज़ादी मिली, और वो भी इस कंडीशन के साथ कि 565 रियासतें इंडियन टेरिटरी से अलग हो जाएंगी। इस नई समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले प्रयास किए महात्मा गांधी ने। उन्हें पता चला कि लॉर्ड माउंटबेटन अपने पर्सोना को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि इतिहास में उन्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर याद किया जाए। तो महात्मा गांधी लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने पहुंचे, और मिलते ही गांधी ने माउंटबेटन से पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी यू वांट टू लीव फॉर इंडिया। माउंटबेटन ने रिप्लाई किया कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। देन गांधी रिप्लाइड दैट डू यू वांट टू बी remember in the history of India as the one who is responsible for the disintegration of India? Then Mountbatten replied, I don't understand you. What do you mean by that? Then Gandhi said that you have given the clause of lapse of paramountcy and most of the states are demanding independence. That means territorial integrity of India will be distorted. It would be lost. How do you want to be remembered in the history of India? इतना बोलकर गांधी वहां से चले आए। गांधी की बातों ने माउंटबेटन को आशंका में डाल दिया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि इतिहास में उन्हें गलत नजरिए से देखा जाए। तब उन्होंने वीपी मेनन से मुलाकात की और अपनी परेशानी वीपी मेनन के साथ शेयर की। तब वीपी मेनन ने उन्हें सलाह दी कि आप सभी प्रिंसली स्टेट्स के साथ एक जॉइंट मीटिंग करें और उनसे अपील करें कि वो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दें, और साथ ही साथ इस मीटिंग में आप उन्हें इंडिया के साथ ना मिलने के नुकसान के बारे में भी बताएं, लाइक एक्सटर्नल थ्रेट्स, इंटरनल थ्रेट्स एटसेट्रा। माउंटबेटन ने वीपी मेनन की सलाह मानी और 25 जुलाई 1947 को सभी प्रिंसली स्टेट्स के साथ एक जॉइंट मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में माउंटबेटन ने प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस को समझाया कि अब तक तो ब्रिटिश आर्मी आपकी रक्षा करती थी, लेकिन 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश आर्मी यहाँ से चली जाएगी
और कल को अगर आप इंडिपेंडेंट रहने का फैसला करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान या फिर और कोई देश आपकी टेरिटरी पर हमला करता है तो क्या आप अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? और एक्सटर्नल थ्रेट से ज्यादा इंटरनल थ्रेट का खतरा होगा, बिकॉज अगर डेमोक्रेसी के लिए अगर कोई वायलेंट प्रोटेस्ट आपकी टेरिटरी में हुआ तो भी आप उसे रिपेल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं तो इसके बाद भी आप अपनी टेरिटरी के रूलर बने रहेंगे, बट सिर्फ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, ये 3 सब्जेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट के पास रहेंगे। और वैसे भी आप किसी भी हाल में इन 3 सब्जेक्ट्स को हैंडल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके दोनों पड़ोसी देश इंडिया और पाकिस्तान आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, तो इन तीनों सब्जेक्ट्स को हैंडल करना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना सिर्फ आपके ही इंटरेस्ट में। इतना बोलकर लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रिंसली स्टेट्स के सामने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने का प्रस्ताव रखा। इस मीटिंग का असर ये हुआ कि 565 में से 546 प्रिंसली स्टेट्स ने तुरंत ही इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। बाद में 13 प्रिंसली स्टेट्स ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, बिकॉज उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पाकिस्तान के पास थी। और 6 स्टेट्स अभी भी इंडिपेंडेंट टेरिटरी की जिद पर अड़े हुए थे, जिन्हें बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इंडिया में मिलाया गया। और एक बार आज तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई है, जो कि है कश्मीर। The Kashmir is the stumbling block to peace between India, represented here by Prime Minister Pandit Nehru, and Pakistan, who sent no representative. इन 6 स्टेट्स में से 3 स्टेट्स को तो 15 अगस्त से पहले ही भारत में मिला लिया गया था और बाकी के 3 स्टेट्स को 15 अगस्त के बाद मिलाया गया। पहले 3 स्टेट्स थे त्रवणकोर, भोपाल एंड जोधपुर, और दूसरे 3 स्टेट्स थे जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रवणकोर के बारे में। त्रवणकोर यानी आज के समय का केरला। त्रवणकोर के रूलर हुआ करते थे सीपी रामास्वामी अय्यर। त्रवणकोर स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज त्रवणकोर की मारिटाइम ट्रेड काफी डेवलप्ड थी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। एंड मेजर वेस्टर्न पावर्स और जिन्ना ने भी सीपी रामास्वामी अय्यर को विश्वास दिलाया कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहने का फैसला करते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। और इसी वजह से सीपी रामास्वामी अय्यर एक्सटर्नल थ्रेट के पर्सपेक्टिव से बेखौफ थे, बिकॉज उन्हें लगा कि पाकिस्तान और यूरोप उनके साथ हैं। बट उन्होंने इंटरनल थ्रेट के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। एंड बिकॉज फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कांग्रेस ने पूरे देश में अपना संगठन फैला रखा था और प्रिंसली स्टेट्स में कांग्रेस ने अपने प्रजामंडल स्थापित कर रखे थे। एक रोज सीपी रामास्वामी अय्यर किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे, तब रास्ते में प्रजामंडल के लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। इस हमले में वो इतने ज्यादा घायल हुए कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। तब उन्हें समझ में आया कि किसी भी हालात में त्रवणकोर के लोग उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं रहने देंगे। और इस हमले में तो वो बच गए, हो सकता है अगले हमले में वो बचे भी ना। फिर वो ऐसी आजादी का क्या करेंगे जब वो जिंदा ही ना रहे। तब उन्हें समझ में आया कि जान है तो जहान है, और फिर उन्होंने हॉस्पिटल से ही भारत के साथ मिलने का ऐलान कर दिया। उसके बाद अब बात करते हैं भोपाल की। भोपाल एक हिंदू मेजोरिटी स्टेट था, लेकिन भोपाल के रूलर थे एक मुस्लिम, हमीदुल्ला खान। हमीदुल्ला खान लॉर्ड माउंटबेटन के बहुत करीबी दोस्त थे, बट उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कुछ ईगो इश्यूज थे। आफ्टर ऑल हमीदुल्ला खान को भी पता था कि पाकिस्तान तो उनसे बहुत दूर है, तो पाकिस्तान के साथ वो मिल नहीं सकते थे और इंडिपेंडेंट वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट फिर भी उन्होंने इंडिपेंडेंट बने रहने का ड्रामा किया। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने उनसे पर्सनल मीटिंग की। लॉर्ड माउंटबेटन ने हमीदुल्ला खान को समझाया कि अल्टीमेटली आपको इंडिया के आगे सरेंडर करना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दो। तब हमीदुल्ला खान ने कहा कि ठीक है, आपके कहने पर मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देता हूँ, बट मेरी भी एक शर्त है। लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि क्या शर्त है आपकी? तब हमीदुल्ला खान ने कहा कि मैं साइन तो 15 अगस्त से पहले कर दूंगा, बट आपको इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन 15 अगस्त के बाद करना होगा। माउंटबेटन इस बात पर राजी हो गए और इस तरह भोपाल का विलय भी इंडिया में हो गया। बट हमीदुल्ला खान का नेहरू और पटेल के साथ ईगो क्लैश था एंड वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने जोधपुर के राजा को भड़काने की कोशिश की। बिकॉज जोधपुर पाकिस्तान के नजदीक था, जोधपुर के राजा हुआ करते थे हनुमत सिंह। हमीदुल्ला खान ने हनुमत सिंह से बात की और उनसे कहा कि मुझे पता है कि तुमने भारत के साथ मिलने का मन बना लिया, लेकिन एक बार जिन्ना के साथ भी मिलकर देख लो, क्या पता वहां तुम्हें बेटर डील मिल जाए। तब हनुमत सिंह को लगा कि एक बार तो जिन्ना के साथ मुलाकात जरूर करनी चाहिए। हनुमत सिंह ने जिन्ना के साथ मीटिंग फिक्स की। इस मीटिंग में हनुमत सिंह ने जिन्ना के सामने डिमांड रखी कि मुझे कराची पोर्ट तक फ्री एक्सेस चाहिए। जिन्ना ने कहा ठीक है, मिल जाएगा। हनुमत सिंह ने कहा कि मुझे जोधपुर से सिंध तक की रेलवे लाइन का भी फ्री एक्सेस चाहिए। जिन्ना ने कहा यह भी मिल जाएगा। हनुमत सिंह ने कहा कि मुझे आर्म्स के इंपोर्ट पर 0 इंपोर्ट ड्यूटी चाहिए। जिन्ना ने कहा यह भी मिल जाएगा, उल्टा हम सब्सिडी भी दे देंगे। हनुमत सिंह सोच में पड़ गए कि जो भी डिमांड मैं रख रहा हूँ जिन्ना सबके लिए हाँ कर रहा है और कोई कंडीशन भी नहीं रख रहा। तब जिन्ना ने आगे से हनुमत सिंह को एक ऑफर दिया। उन्होंने हनुमत सिंह से कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ, ये लो एक ब्लैंक पेपर जिसपे मैंने पहले से ही साइन कर दिया है। तुम्हारी जो भी डिमांड्स हो सारी की सारी इस पर लिख दो, तुम्हारी सारी की सारी डिमांड्स एक्सेप्ट होंगी, वो भी बिना किसी कंडीशन पे। अब यहाँ हनुमत सिंह को लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है, वरना कोई भी इंसान इतनी सारी डिमांड्स को फुलफिल
नहीं कर सकता, वो भी बिना किसी कंडीशन के। तब हनुमंत सिंह ने जिन्ना से कहा कि मैं आपके बिहेवियर से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बट कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे अपनी राजमाता से और अपने राज्य के लोगों से पूछना होगा। इस बात पर जिन्ना इतना ज्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने इमीडिएटली वो ब्लैंक पेपर फाड़ दिया और इसी के साथ जोधपुर के पाकिस्तान के साथ मिलने के सारे रास्ते बंद हो गए। और जब इस मीटिंग के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चला तब उन्होंने हनुमंत सिंह को अपने पास बुलाया। सरदार पटेल ने हनुमंत सिंह से कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हनुमंत सिंह ने कहा कि हाँ पता है सर। तब सरदार पटेल ने रिप्लाई किया कि सिर्फ यही वजह है कि अब तक इंडियन आर्मी जोधपुर नहीं पहुंची है, वरना अब तक जोधपुर के किले को चारों तरफ से घेर लिया होता। तब हनुमंत सिंह ने कहा कि मैंने तो पहले से ही इंडिया के साथ मिलने का मन बना लिया था, जिन्ना के साथ तो मैंने वैसे ही मुलाकात की थी। तब सरदार पटेल ने हनुमंत सिंह को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने को कहा और हनुमंत सिंह ने भी तुरंत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए और इसी के साथ ही जोधपुर को भी इंडिया में मिला लिया गया। अब बच गए थे 3 स्टेट्स, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इन तीनों के बारे में हम अगले पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे।